सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को, सहेलियों को रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। भाई मंजरी, बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हो रही है और सखियों से भी जी, मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो भाई सखी सहेली कार्यक्रम में आज जो हम चीजें लेकर आ रहे हैं वो हम अपनी सखियों को बता दें कि आज हम बातचीत सुनवाएंगे रूबी आहलूवालिया से, यानी कि इनके बारे में थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि आप कैंसर इनको हुआ और किस तरह से संघर्ष करके उसको चुनौती की तरह लिया और किस तरह से फिर उसको एक उन्होंने एक अलग मोड़ ही दे दिया। चलिए हम इसको बातचीत में ही सुनेंगे ज़्यादा। और इनका वैसे भी वो है कि लाइफ बियॉन्ड कैंसर, तो कैसे उसके बाद भी होती है। और वहीं हम करियर की अगर बात करेंगे तो किसके बारे में बताएंगे आज? पैकेजिंग करियर के बारे में बात करेंगे। हम बचपन से किस तरह से जब जन्मदिन पर चीज़ें पैक करते आ रहे हैं तो उसके बारे में करियर कैसे बन सकता है ये भी बताएंगे। और तो ये दोनों चीज़ें तो खास हैं, वहीं पर और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे विचारों का या बातचीत का क्या कई उसके वर्गीकरण है, कितनी तरह के हम बातें करते हैं और उससे कैसे पता चलता है कि हम क्या सोच रहे हैं और हमारे विचारों का स्तर क्या है। तो इस पर भी बात करेंगे। चलिए बिल्कुल। थोड़ा सा लौट चलते हम लोग बचपन की ओर। हाँ, क्योंकि बात करने की जब बात आती है तो वो बचपन की वो छत याद आती है जब हम लेट कर और ऐसे छत को, मतलब छत पर लेटकर आसमान देखते थे, यानी कि धरती की छत को देखते थे ना? सही बात है। और जब रात में आसमान को देखना और वहां पर चांद को देखना और बहुत सारे तारों को देखना, तो वो बहुत ही दिल को खुश कर जाता था। और माता पिता कहते थे कि चलो गिनती तुम्हें सीखनी है तो ये तारे गिनो, तो 1 2 3 4 ऐसे करके तारे गिनते थे और इतने गिनते गिनते थक जाते थे कि उनकी कभी गिनती हो ही नहीं पाती थी। तब बाद में पता चलता था कि ये बड़ी चालाकी से हमें गिनती सिखाई जा रही है। जी, और वहीं पर सप्तऋषियों के बारे में भी बताया जाता था कि देखो इस तरह से सप्तऋषि होते हैं। तो जब कभी तारे आसमान में नहीं निकलते थे तो बड़ा खाली खाली सा लगता था, सिर्फ काली सी चादर बिखरी हुई फैली हुई है चारों तरफ। लेकिन मंजरी, वहीं कुछ लोगों को अच्छा भी लगता है कि वो इंतजार करते हैं कि हो सकता है बारिश हो जाए जी, क्योंकि बादल बहुत घिरे हुए हैं। बिल्कुल, है ना? और चांदनी रात में जब लेट करके घर के आंगन में या छत पे जब आपके मम्मी पापा या कहानियां सुनाएं तब बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। तो लगता भी है कि किस तरह से ये दुनिया क्या है, आसमान नीला क्यों दिखता है, तारे कौन कौन से तारे हैं। वहीं पर ध्रुव तारे की बात तो बराबर, मतलब इस पर कितनी चीजें भी हैं। वैसे भी तारों के लिए जैसे कहते हैं कि मुट्ठी भर राई पूरे आसमान में छितराई, तो एक पहेली है, बल्कि कहानी क्या है, पहेली है। तो कहते हैं ना कि उसके हम लोग बड़ा बूझते थे इस तरीके से, तो अभी सोचते रहते थे, फिर लगता था अच्छा ये है। फिर इसी तरह से ध्रुव तारे के बारे में कहते हैं कि बड़ा एकदम दृढ़ प्रतिज्ञ, एक जगह अटल रहने वाले को ध्रुव कहा जाने लगा। तो ये सारी चीजें हैं जो और ध्रुव तारे की मिसाल भी दी जाती थी। हम लोग से कहा जाता था कि तुम लोग बड़े होकर ऐसे ही बनना, अटल रहना अपनी बात पर, और सच्चाई ईमानदारी की बात इन्हीं सब चीजों से सिखाई जाती थी। और चांद निकलता था तो समय की पाबंदी दिखाई जाती थी, देखो वो अपने समय पे आता है जाता है। तो वो समय बहुत ही अच्छा था। और आज जब हम शहरों में रह रहे हैं और छतें पे जाना मुश्किल हो जाता है तो चांद दिखना भी मुश्किल हो जाता है, तारे भी मुश्किल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप कोशिश करेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। और उसके बारे में बहुत सारी अपना एक शास्त्र है, खगोल शास्त्र जिसे कहते हैं। और आज जब खगोल शास्त्र की बात चल रही है तो एक वैज्ञानिक का भी जन्मदिन है ना? जी, उनका नाम है मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा सुप्रसिद्ध भारतीय खगोल विज्ञानी थे। वे साहा समीकरण के प्रतिपादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये समीकरण तारों में भौतिक एवं रासायनिक स्थिति की व्याख्या करता है। बिल्कुल। तो बहुत तरीके से उन्होंने बहुत सारे काम किए, बहुत सारे पंचांग बनाए और बहुत सारा काम किया। और हम कह सकते हैं कि आज भी जो उसमें आविष्कार तो नहीं कह सकते, जो नयापन आया, नवीनीकरण हुआ, उसमें जो बदलाव आए, वो सब उन्हीं की शोध का और यूं कहें कि उनके कार्यकलाप
वार्तालापों का परिणाम है जो आज हम सब सामने देख रहे हैं। बिल्कुल, और हमारे जो वैज्ञानिक इतने सारे उस पर करते रहते हैं खोजबीन, तो कहीं ना कहीं वो हमारे जीवन से जुड़ी होती है और हमें उनसे फायदा भी बहुत होता है। बिल्कुल। और साहा का जन्म अगर हम बता दें 6 अक्टूबर, तो हमारे साथी समझ चुके हैं आज ही के दिन हुआ, लेकिन सन जो था वो 1893। तो इतने ज्यादा वर्ष हो चुके हैं, लेकिन हम आज भी याद कर रहे हैं और उन्हें नमन करते हैं, और उनकी जो भी चीजें उन्होंने हमारे सामने रखी उन सब के लिए हम उन्हें खास तौर से सभी श्रोताओं की ओर से नमन करते हैं। जी। समय तो यूं ही गुजरता है और हम बातचीत सुनवाएंगे, लेकिन सखियों से हम गुजारिश करेंगे कि कू ऐप से जुड़ें विविध भारती के, और कू जैसा ये हिंदी का अपना हमारे देश का है ये खास तौर से। और एक बात और है मंजरी, हम अपने सभी श्रोताओं को धन्यवाद भी देना चाहते हैं कि जिस तरह से 3 अक्टूबर को यानी कि उनके अपने विविध भारती का स्थापना दिवस समारोह, और उन्होंने इतने गर्मजोशी से उसमें शिरकत की, उसमें हिस्सा लिया, बहुत सारे कमेंट्स लिखे थे, पढ़ के इतना अच्छा लग रहा था। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, बहुत प्यार से सबने, बिल्कुल यूं कहें कि अगर हम फेसबुक के माध्यम की बात करें तो 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सब बिल्कुल ऐसे बैठे हुए थे जैसे कि घर में हमारे यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा था, और हम लोग अपने अपने घरों में सेलिब्रेट कर रहे थे और इतने खूबसूरत प्रोग्राम को देख करके। तो इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और खुशी इसलिए हो रही थी मंजरी कि जैसे लग रहा था कि जितने लोग हमें संदेश लिख रहे हैं और जो नहीं भी लिख रहे हैं, ये हमें महसूस हम कर रहे थे दिल से कि इतनी दूर से सब लोग बैठकर सुन रहा है कार्यक्रम को, यानी कि इस समारोह में वो
हिस्सेदार है, भागीदार है और हम आपकी उपस्थिति महसूस कर सकते हैं श्रोताओं जी। और वहीं पे रेणु जी हम लोग ने नाटक सुनकर भी एंजॉय किया। हाँ, जो लाइव हो रहा था फेसबुक पर। हाँ, पहली बार हम खुद ही सुन रहे थे, पहली बार कहना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये रेडियो के इतिहास में ये पहली बार है। लाइव होते थे प्रसारण जरूर, लेकिन फेसबुक पर उसको प्रसारित होते हुए हमारे दर्शकों ने, हमारे श्रोताओं ने पहली बार देखा और उसका पूरा हम यही चाहते हैं कि कैसे पहले काम होता था वो भी आप अभी महसूस करें। और खास तौर से मंजरी आगे वाली जो आने वाली पीढ़ी है, हम उनको सिर्फ किस्से न सुनाएं बल्कि जब हमारे पास तकनीकी है तो वो देख भी लें। बिल्कुल, उनसे उनको भी सीखने को मिलेगा। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास था। तो सभी विविध भारती की पूरी टीम को बधाई और हमारे श्रोताओं को खास तौर से धन्यवाद, कितने प्यार से वो जुड़े। जी। लेकिन हाँ, आज हम सुनवा देते हैं ये बातचीत जो हमने किया। जी। दोस्तों, वैसे तो हमारी ज़िंदगी यूं सामान्य तौर पर देखा जाए तो पटरी पर चलती रहती है, लेकिन कुछ ऐसे भी मकाम आते हैं जब ये पटरी पर से गाड़ी उतरती है और कुछ लड़खड़ाती है और एक बार फिर पटरी पर आ जाती है। ये पटरी पर से उतरना, लड़खड़ाना और संघर्ष करना क्या अपने आप में हमारे लिए सबक बन जाता है? और क्या हम इससे सीखते हैं और या कुछ ऐसा कर जाते हैं कि लोगों के लिए मिसाल बन जाता है? ऐसी ही कहानी है रूबी आहलूवालिया जी की। हम इनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में और इन्हीं से पूछते हैं कि ये क्या कर रही हैं, क्या किया इन्होंने और अब क्या कर रही हैं। सब कुछ आपसे ही जानते हैं। सबसे पहले रूबी आहलूवालिया जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सो मच रेणु। नमस्कार। नमस्ते। तो हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताएं कि आप किस सेवा में कार्यरत हैं। मैं एक्चुअली रेणु सिविल सर्विसेज के 1987 बैच से हूँ जी, और इंडियन रेलवेज में हूँ अभी जी, और बॉम्बे में पोस्टेड हूँ एज प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर टू सेंट्रल रेलवे। तो ये तो बहुत ही जिम्मेदारी का पद है और बड़ा एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में आप कार्य कर रही हैं और भारतीय रेल को अपनी सेवाएं दे रही हैं। पहले तो हम आपकी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं कि कितनी चुनौतीपूर्ण है और काफी इंटरेस्टिंग है मैं ये बोलूंगी, क्योंकि जिस कैनवस पे आप ऑपरेट करते हैं जी, वो काफी बड़ा होता है। जब आप ऑल इंडिया सर्विसेज में काम करते हैं और शुरू में जो आपकी ट्रेनिंग होती है जी, और उसके बाद जो आपके अनुभव होते हैं वो बहुत ज्यादा वेरीड होते हैं जी, और एक बहुत बड़े स्केल पे होते हैं। बिल्कुल। तो अब मतलब अगर कोई मुझसे ये बात बोले कि हम लोग उस शहर में और उस छोटी सी जगह में काम करते हैं जी, तो मुझे वो इतना समझ में नहीं आता, क्योंकि हर चीज जो है ना बहुत बड़े स्केल पे दिखती है मुझे जी। या दैट्स हाउ इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अलग अलग तरह के लोगों से मिलना जुलना होता है, बहुत अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से रोजाना डील करना होता है। तो वो चुनौती है और वो चुनौती बहुत इंटरेस्टिंग है। वाह, चलिए आपसे बात करके ये तो महसूस हो रहा है कि आप किसी भी चुनौती को बड़े सकारात्मक तरीके से और बड़े रोचक तरीके से स्वीकार करती हैं। लेकिन सखियों और श्रोताओं खास तौर से आप समझ रहे होंगे कि कुछ तो खास है रूबी आहलूवालिया जी में, जिससे कारण हम आपसे बात कर रहे हैं। तो रूबी जी, चलिए उसी दौर की बात करते हैं, वो खास जब आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया। रेणु, आई थिंक आप जिस अनुभव की बात कर रहे हैं जी, वो मेरी लाइफ में 2009 में आया जी, जब मुझे कैंसर डायग्नोज हुआ और कैंसर स्टेज 3 का डायग्नोज हुआ। तो मैं क्योंकि बॉम्बे में पोस्टेड थी उस समय पे, तो टाटा हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के लिए गई जी, और वहाँ पे जो मेरी पूरी जर्नी थी कैंसर की जी, वो उतनी ही पेनफुल थी, उतनी ही चैलेंजिंग थी जितनी की कैंसर की मानी जाती है। इट वाज हॉरिबल एक्चुअली। तो जब मैं इस जर्नी से गुजर रही थी जी, तो मैं टाटा हॉस्पिटल में काफी सारे और बहुत सारे पेशेंट्स को देखती थी जी, और ये भी देखती थी कि मैं अपने सारे साधनों के साथ जी इस जर्नी को कवर कर रही हूँ जी, और उसके बावजूद इतनी मुश्किल मुझे लग रही है।
तो ये दिमाग में रहता था कि वो लोग जिनके पास शायद इनमें से एक भी साधन नहीं है जी, वो इस जर्नी को कैसे कवर करते हैं। तो ये एक चीज हमेशा दिमाग में रहती थी और मुझे करीब 3 साल लगे वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में आने के लिए। यानी कि कैंसर से उबरने में, कैंसर से उबरने में है, बिकॉज मेडिकली जी, मेडिकली, इमोशनली आपकी फैमिली बहुत अफेक्ट हो जाती है। तो आप ये कह सकते हैं कि पूरी जिंदगी को वापस समेट लेने के लिए मुझे करीब 3 साल लगे। तो आप इतनी संवेदनशील हैं रूबी जी, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आपने बताया कि बहुत हॉरिबल कंडीशन थी, यानी बहुत भयावह स्थिति थी, जब आप सुनते हैं कि कैंसर हो चुका है, आपके मन में क्या आया या आपको कैसा लगा? मतलब जैसे ही बताया गया कि आपको कैंसर है तो फिर उस समय तो बिल्कुल जैसे नम हो जाता है आदमी जी, वैसी वाली मेरी कंडीशन थी। और उसके बाद जब इलाज शुरू हुआ जी, तो वो पूरा जो हम अपनी फिजिकल और इमोशनल फील्ड में जो गोते खाते हैं ना जी, वो वाली जर्नी शुरू हुई। जैसा कि बात से लगता है और कैंसर सुन के ऐसा लगता है कि मतलब अब सब कुछ समाप्त हो गया, ये लगता है ऑफ कोर्स। और अंदर एक मतलब जो ट्रीटमेंट का दर्द है वो तो है ही है जी, वो भी काफी पेनफुल होता है। अच्छा। काफी चैलेंजिंग होता है। जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, बिकॉज बाकी बीमारियों में जैसे ही आपका इलाज शुरू होता है जी, तो आपके शरीर को रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। जी हाँ, ये बात लेकिन तो सही। कैंसर में जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो जिंदगी और मुश्किल हो जाती है। ओह, तो बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट हो जाता है फिजिकली। अच्छा, तो एक तो वो बात थी जी, और दूसरा आपको इमोशनली बहुत एक खालीपन सा हो जाता है जी, क्योंकि एक ये फीलिंग हो जाती है कि ऐसा मतलब मैंने क्या कर दिया कि मेरे अपने शरीर के अपने सेल मेरे अगेंस्ट रिवोल्ट कर गए। ओहो, तो ये एक बहुत खालीपन की भावना मेरे अंदर भी आई और काफी समय तक रही। ऐसा नहीं है कि आई और चली गई, बिल्कुल काफी समय तक रही। और फिर मैंने इससे उबरने का तरीका निकाला अपने लिए। अच्छा, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं इसके अंदर डूबती चले जाऊंगी तो पहली बात तो वापस निकलने के चांसेस बड़े कम हो जाएंगे। बिल्कुल। और दूसरा ये कि फिर मैं ये नहीं समझ पाऊंगी कि ये अनुभव मेरी जिंदगी में मुझे क्या सिखाने के लिए आया है। ओह, अच्छा। तो ये बात समझते हुए एक्चुअली मैं काफी पहले बहुत पेंटिंग करती थी। अच्छा। और मैंने पेंटिंग वापस शुरू की और ये डिसाइड किया कि हर केमोथेरेपी के बाद मैं अपनी मेंटल स्टेट को कैनवस के ऊपर उतारूं। तो ये पूरी एक सीरीज बन गई कैंसर के ट्रीटमेंट की जो मेरे मेंटल स्टेट के बारे में है कि हर स्टेज पे जो ट्रीटमेंट का था उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था जी। और उस समय पे मेरा शरीर और मेरा दिमाग उस चीज को कैसे हैंडल कर रहा था। यानी कि उस चुनौती का सामना आप कैसे कर रही थी, उस स्तर पर आपकी मन स्थिति क्या थी, वो आपने कैनवस पर उतार लिया रंगों के माध्यम से। रूबी जी, हमें लगता है कि जैसे आप बता रही हैं कि उस वक्त जैसे कि बाकी जो इलाज शुरू होता है तो हमें शारीरिक रूप से थोड़ा आराम मिलने लगता है, लेकिन कैंसर में ऐसा नहीं होता है ना। और एक बात है तो जाहिर है कि भविष्य पता नहीं क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनकर सामने है, और वहीं जो वर्तमान है वो भी बड़ा दर्द भरा है। ऐसे में संभालना वाकई बड़ा मुश्किल है। आपके पास कैनवस और रंग है, कर लिया आपने, लेकिन आप सामान्य तौर पर लोगों से क्या कहना चाहेंगी कि अगर उनके पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है तब? हर किसी को उनका माध्यम कोई भी हो सकता है जी। एक्सप्रेस करने के लिए, अपने आप को व्यक्त करने के लिए जी। मेरे ख्याल से वो माध्यम ढूंढ ही लेना चाहिए जी। नहीं तो इस तरह के अनुभव में
उसके साथ नीचे नीचे गिरते जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, क्योंकि दर्द जब तक बाहर निकलेगा नहीं तब तक तो अंदर बैठता रहेगा। और ये बात मुझे समझ में बहुत अच्छे से आ गई थी कि कैंसर की जो बीमारी हुई है जी, वो भी इसीलिए हुई है क्योंकि अंदर बहुत सारे एनर्जी ब्लॉक्स हो गए हैं, और वो किस वजह से हो गए हैं और मेरी जिंदगी में मतलब किस वजह से हुए और मैंने उनको कैसे डिसॉल्व किया। बल्कि रेनू, मैंने एक किताब लिखी है, हाँ जी जी, जिसका नाम है फ्रेग्रेंस ऑफ अ वाइल्ड सोल जी। तो उसमें पूरी ये मनस्थिति मतलब मेरी जी, और वापस देखना कि ये कैंसर का जो एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में आया क्यों, उसकी बहुत अच्छे से काफी डिटेल में मैंने उसका विश्लेषण किया है जी, और इस बारे में काफी बात की है, जिससे लोगों को इस तरह के कोई भी चुनौतीपूर्ण अनुभव लाइफ में आने से उससे निकलना कैसे है, उससे बहुत हेल्प मिल सकती है। मैं मुझे लगता है कि जो आपने शीर्षक रखा है बहुत कुछ कहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है, चलिए आपने किताब लिख ली, आपने पेंटिंग्स कर ली, तो लेकिन फिर भी जो तकलीफ है वो तो रहती है साथ में। लेकिन जैसे आपने कहा कि बहुत सारी आपकी जो ऊर्जा है कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुकी थी, रुक गई थी, वो शायद उनको खोलने के लिए, उनको फिर से फैलाने के लिए ये स्थिति आई। चलिए, ये तो बहुत सकारात्मक सोच है कि इतनी मुश्किल की घड़ी में भी आपने सोचा कि ये किसी न किसी कारण से तो आई है, ये हमारे सामने ये घड़ी। जी, ऐसा कहना चाह रही हैं आप शायद। जी जी। तो मनस्थिति को संभालने में और किन किन चीजों की मदद मिली? मुझे लगता है कि मदद आदमी को अपने अंदर ही ढूंढनी होती है, और जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी ताकत है जी, वो हमारे अंदर है। हम लोग अक्सर ये ताकत को बाहर ढूंढने लगते हैं। तो अगर मैं ये कह दूं कि फैमिली सपोर्टिव, या मैं बोलूं कि फ्रेंड सपोर्टिव, या मैं बोलूं कि डॉक्टर्स बड़े सपोर्टिव होने चाहिए जी, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास शायद ये सपोर्ट ना आए जी, और वो सडनली अपने आप को ये समझने लगे कि मेरे पास तो ये सपोर्ट नहीं है, अब मैं ये कैसे डील करूंगा। सही है, बिल्कुल। तो बात ये बताना चाह रही हूँ कि जो वो अंदरूनी ताकत है बेसिकली उसी को टैप करना है, उसी को अपने अंदर घुस के उसको टैप करना है, और उसी को यूज करते हुए किसी भी ऐसे अनुभव से जी, बाहर निकल जाना बहुत आसान हो जाता है, और उसका एक तरीका समझ में आ जाता है कि करना कैसे है। बल्कि जो मैंने अभी ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की है, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर जी, कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करने के लिए जी, उसमें कोशिश यही है सिखाने की पेशेंट्स को जी कि आपको इस अनुभव से पूरे तौर पे जी अंदर से बाहर कैसे निकलना है। बिकॉज क्या होता था, जो मैं देख रही थी जी, कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे थे जिनको बहुत अच्छा मेडिकल ट्रीटमेंट मिल रहा था जी, सब कुछ ठीक ठाक था, बट उनकी आंखों में इतनी निराशा थी हाँ, और इतना डर था। तो जिनको कैंसर हुआ है डायग्नोज, तो उनके अंदर ये डर कि मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा जी, और जिन लोगों का इलाज शुरू हो गया है और ठीक हो गए हैं वो जी, उनके अंदर ये डर कि मुझे दोबारा तो नहीं हो जाएगा। हाँ, ये बात तो है। तो इस डर के कारण जो जिंदगी लोग जी रहे हैं बहुत ही, जो एक ऑप्टिमम लेवल होता है उससे बहुत नीचे जी रहे थे। बिल्कुल। और मेरी कोशिश ये थी कि अगर लोग कैंसर से पहले अगर 2 की ऊंचाई पे जिंदगी जी रहे थे तो कैंसर हो जाने के बाद कम से कम 6 की ऊंचाई पे जिंदगी को जी। पर एक अच्छा सा गीत सुन लेते हैं अपने श्रोताओं के सपोर्ट के लिए जी। कौन सा गीत आपकी पसंद का है जो आप सुनना चाहेंगी? मुझे एक गाना काफी नया है एक्चुअली, बट काफी पसंद है। जरूर। डियर जिंदगी, लव यू जिंदगी करके एक गाना जी, है। जी जी, तो सुनते हैं ये गीत।
उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय, आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय, जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल दे, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मूड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय, जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। Love you जिंदगी, love you जिंदगी, love you जिंदगी, love me जिंदगी। तो रूबी जी, हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप चाहती हैं परेशानी के दौर में भी हमारा जो जीने का स्तर है वो ऊंचा रहे। जब आप चल रही थी, संघर्ष के दौर में थी, इलाज के दौरान आपने लोगों को देखा, तो आपको क्या लगा कि उन्हें किस तरह से सहारा देना चाहिए? तो मुझे ये समझ आया कि सारे लोग बहुत अकेलापन महसूस करते हैं जी। उसकी रीजन जरूरी नहीं है कि ये हो कि वो अकेले हों, हो सकता है उनकी फैमिली काफी सपोर्टिव हो, लोग आसपास हो, लेकिन वो अपने अंदर से बहुत अकेलापन महसूस करते हैं जी। सपोर्ट की बहुत कमी होती है, जिससे वो अपने मन की बात और अपने मन का डर डिस्कस कर सकें जी। और जब कोई ऐसा सहारा मिल जाता है जिसके पास आपके हर डर का आंसर हो, हर प्रॉब्लम जो आपको ट्रीटमेंट में हो रही है उस हर चीज का आंसर है, तो मुझे लगा कि ये सपोर्ट बहुत काम आना चाहिए। बिल्कुल। मेरे पास सब कुछ होते हुए ये वाला सपोर्ट एक नहीं था और मुझे इसकी कमी महसूस हुई। इनफैक्ट जो संजीवनी में पहला प्रोजेक्ट शुरू किया जी, जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में करते हैं जी, उसका नाम ही कैंसर सहयोगी है, मतलब कैंसर में आपका सहयोगी। तो वो लोग ये काम करते हैं
कि पेशेंट्स के बिल्कुल फ्रेंड बन के, और क्योंकि वो ट्रेंड है, हम लोग उन्हें ट्रेन करते हैं जी, तो वो पेशेंट्स का हर जवाब देने के लिए और एम्पैथी के साथ जवाब देने के लिए और उनके साथ एक बॉन्डिंग बनाने के लिए काफी सक्षम रहते हैं। लेकिन इसमें समय बहुत लगता होगा। जी, क्योंकि मुझे लगता है कि जब आपको मौत बहुत सामने से दिखाई देती, जिंदगी खत्म होती हुई दिखाई देती है, तो किसी पर भी भरोसा नहीं होता है। जी, तो ऐसे में जब संजीवनी या कोई भी ऐसी स्वयंसेवी संस्था आती है तो कोई भी मरीज इतनी जल्दी तो नहीं उससे जुड़ जाता है। हमारे लोग एक्चुअली उनकी जो ट्रेनिंग है जी, वो इसी चीज में है कि पेशेंट को अप्रोच कैसे करना है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है जी, जब हम किसी को अप्रोच करते हैं उस पे डिपेंड करता है कि वो आदमी आपसे खुल पाएगा या नहीं खुल पाएगा। तो अगर सिर्फ हेल्प करनी हो तो हम रिकॉर्डेड मैसेजेस सबको भेज सकते हैं, बिल्कुल सही, ऐसा नहीं करते हैं जी। तो क्यों ये जो ह्यूमन टच है दिस इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और हम बहुत सारी जगह कोशिश ये करते हैं कि कैंसर सर्वाइवर्स के थ्रू ये कैंसर सहयोगी का प्रोग्राम करें, यानी कि जिन्होंने इस जर्नी को ऑलरेडी झेला है और वो इससे बाहर निकल आए हैं। यानी कि सफल कहानी सामने होगी तो हम ज्यादा जल्दी आश्वस्त हो जाएंगे और विश्वास कर सकेंगे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से सहयोग देते हैं आप लोग। इसके साथ साथ क्या हॉस्पिटल में, अस्पताल में भी कुछ और भी तरीके से मदद करते हैं? तो हॉस्पिटल में जो हेल्प होती है उनको कहाँ जाना है, कैसे किस जगह पे अपने टेस्ट कराना है, और जो फाइनेंशियली उनको हेल्प चाहिए होती है तो सरकार की तरफ से जितनी स्कीम्स अवेलेबल हैं उनको फॉर्म्स कैसे भरने हैं, वहां से वो हेल्प मिलेगी कैसे, और फिर उस हेल्प को लगातार चेंज करते रहना ताकि वो हेल्प सही समय पे मिल जाए। या अगर पेशेंट कहीं बाहर से आया है तो वो कहाँ रह सकता है अपने बजट के हिसाब से, कौन सी धर्मशाला में, कौन सी जगह रह सकता है, ये वो खाना पीना क्या चाहिए इस समय पे, और पूरा एक सपोर्ट ग्रुप। तो ये तो पेशेंट का हम हॉस्पिटल में करते हैं जी। और उसके बाद हम उनको एक ट्रेनिंग देते हैं 36 सेशंस की जी, जो उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। अच्छा, तो उसमें उनका खाना पीना, उनकी मनस्थिति, योग एंड प्राणायाम, इमोशनल फ्रीडम, तो बहुत सारे उसके अंदर सेशंस हैं। तो पेशेंट्स हमारे साथ ये 36 सेशंस का कोर्स करते हैं। अच्छा, और क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स की और उनके जो घर वाले होते हैं उनकी नौकरी चली जाती है इस एक्सपीरियंस के थ्रू जी, तो हम एक 4 महीने का कोर्स चलाते हैं उन लोगों के लिए जी, जिसमें वो ट्रेन होते हैं टू बिकम कैंसर केयर गिवर्स। वो प्रोफेशनल कैंसर केयर गिवर्स बनते हैं ये 4 महीने का कोर्स करके, और उसके बाद उनको नौकरी मिलती है हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में और जो होम केयर में। अच्छा, yes. इन सब के साथ साथ आप करियर की भी बातें करती हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। रूबी जी, इस सब के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आ रही है, जो आप कहती हैं कि अंदर से सशक्त होना बहुत ज़रूरी है, आपको आत्मविश्वास जो है आपका ज़्यादा ऊंचा होना चाहिए। ये जो आत्मविश्वास और अंदरूनी ताकत की जो आप बात कर रही हैं वो कैसे प्राप्त किया जाए, कैसे मिले? इसके लिए जो मैं आपको 36 सेशन का कोर्स कह रही थी ना जी, वो बहुत काम आता है। तो अभी तो संजीवनी करीब 11 राज्यों में काम कर रही है। अच्छा, 14 शहरों में 11 राज्य के, और 2.5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स के साथ काम कर चुकी है। और पेशेंट्स को ये वाला कोर्स जिसको हम सतोरी बोलते हैं, अच्छा, जो 36 सेशंस का है जी, उसके बाद उनकी जिंदगी बदल जाती है। क्या बात है? बल्कि जो लोग कोर्स करते हैं वो तो ये कहते हैं
कि अभी तक तो जिंदगी जी नहीं रहे थे कि थैंक गॉड, मतलब भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि कैंसर आया जिंदगी में, तो उस वजह से जिंदगी के माने पता चल गए। क्या बात है। बल्कि जब ये कोविड की वजह से लॉकडाउन शुरू हो गया जी, तो हमने ये पूरा कोर्स ऑनलाइन ले लिया। अच्छा। और आप यकीन मानिए कि रोजाना जी 200 से ज्यादा पेशेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, जी, मतलब वो जैसलमेर के गांव से और गुवाहाटी और नागालैंड के गांव से जी, और साउथ में, मतलब अलग अलग जगह से जी, इतने पेशेंट्स ज्वाइन करते हैं और 12 दिन का ये कोर्स हमारे साथ करते हैं। अच्छा, ये वाला जो कोर्स है हमारा जी, ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है पेशेंट्स को वो जो मेंटल स्टेट है उससे निकालने। जी रूबी जी, बातें तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन इस समय श्रोताओं के लिए एक गीत यहाँ पर और सुनवा देते हैं।
श्रोताओं, हम बता दें कि हम बात कर रहे हैं रूबी आहलूवालिया जी से। चलिए, ये तो बात हो गई उन मरीजों की जो कैंसर से जूझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये लगता है रूबी जी कि ये जो आप बता रही हैं कि आत्मविश्वास की ज़रूरत या अंदरूनी ताकत की जो बात कर रही हैं, वो हमारे सामान्य दिनों के लिए या सामान्य छोटी मोटी समस्याओं के लिए बड़ा सहयोगी हो सकता है, मददगार साबित हो सकता है। तो इसके लिए हमारी जो श्रोता है जो मरीज नहीं है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगी कि किस तरह से क्या करें उसके लिए? एक्चुअली एक चीज जो हम लोग अक्सर जाने अनजाने में कर जाते हैं जी, कि हम अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत अंदर दबा के रखते हैं जी, और अक्सर एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रह जाते हैं इस वजह से जी। तो अगर आप आजकल देखेंगे तो हमारी जो जिंदगी है, काफी कुछ गुस्से, एंजाइटी, परेशानी, दुख, इन इमोशंस के इर्द गिर्द बहुत घूमती रहती है। बिल्कुल। और हमारा समय जो है जी, मतलब मेंटल टाइम की बात करें जी जी, इसके अंदर बहुत जाता है। तो बैठे कहीं है, सोच लगातार इसी चीज के रहे। तो जब हम इस तरह की नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं जी, उसका बहुत बहुत सब्सटैंशियल इफेक्ट हमारी पूरी शरीर के ऊपर पड़ता है। तो जब हम इस मेंटल स्टेट में रहते हैं तो एक्चुअली शरीर के ऑर्गन्स की फंक्शनिंग ठीक से हो ही नहीं रही होती है। अच्छा। ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज ही नहीं हो रहा जी, इम्यूनिटी बिल्डअप ही नहीं हो रही होती है जी। तो वो बड़ा अच्छा समय रहता है कोई भी बीमारी आने के लिए। हाँ। चाहे वो हाइपरटेंशन हो, आर्थराइटिस हो, डायबिटीज हो एंड मे बी कैंसर ऑल्सो। जी। तो अपने जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उनको पहली बात सकारात्मक तरीके से व्यक्त करना अच्छा बहुत जरूरी है। मतलब एक तो ये हुआ कि मुझे गुस्सा आया किसी के ऊपर और मैं उठी और मैंने किसी की पिटाई कर दी। एक तो ये तरीका है जो नकारात्मक है, क्योंकि फिर वो आगे से उस आदमी का रिएक्शन भी होगा जी। लेकिन दूसरा तरीका है, चाहे वो दौड़ने का है, भागने का है, कुछ खेलने का है, गाने का है, बजाने का है, जो भी है जी, उसमें अपने आप को व्यक्त करना। अच्छा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो रेनू, हम एक प्रोजेक्ट करते हैं जिसका नाम है कैन चेतना जी। तो उससे हम अवेयरनेस सेशंस करते हैं, बल्कि आजकल कम से कम 7 या 8 अवेयरनेस सेशंस रोज कर रहे हैं पूरे इंडिया में जी। और उसकी रीजन सिर्फ यही है कि लोगों को बता रहे हैं जी कि किस तरह से आपको अपना ध्यान रखना है। क्या बात है, यानी कि हम अपनी चेतना कैसे जागृत करें इस विषय में कि हम अपनी भावनाओं को कैसे व्यक्त करेंगे। जी, सकारात्मक तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना वाकई ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जैसे आपने कहा कि गुस्से को हम किसी और रूप में भी अभिव्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम किसी और पर क्रोधित होते हैं या मारते हैं या शब्दों से कह देते हैं तो हमने एक तरह से अपनी समस्या और बढ़ा ली। बिल्कुल। देखिए, वैसे सोचिए तो जिन लोगों को योग का सही मतलब समझ में आता है जी और योग अपने संपूर्णता में समझ आता है जी, तो योग की ट्रेनिंग, योग की प्रैक्टिस जी बहुत काम आती है जी। ध्यान में बैठना, मेडिटेशन में बैठना बहुत काम आता है। और मैंने जो किताब लिखी है उसमें इस सबको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है जी। तो अपने आप से जुड़ना बहुत जरूरी है। आजकल क्या है ना, सारा ध्यान बाहर की तरफ है। बिल्कुल। मतलब हमारे हाथ के ऊपर एक चींटी अगर चल रही है तो महसूस हो रही है जी, और उसी स्किन के अंदर इतना सारा खून बह रहा है, हमें महसूस नहीं हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, वाह। Isn't it? बिल्कुल सही है। और जबकि चींटी हमारे लिए अहमियत नहीं रखती और वो जो खून है वो हमारा पूरा शरीर चला रहा है। क्या बात है। बिल्कुल। बट ये जो आजकल बीमारी इतनी ज्यादा है ना रेनू, जी जी, किसी न किसी फॉर्म में, उसके 3 रीजंस हैं वैसे तो। जैसे? एक तो हमारा खाना पीना ठीक नहीं है जी,
हम खाते पीते ठीक नहीं हैं, तो ज्यादातर खाना जो हम खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, वो सड़ रहा है अंदर हमारे। और उसकी वजह से टॉक्सिसिटी क्रिएट हो रही है जी, जिसके ऊपर बीमारियां पलती हैं। बिल्कुल। दूसरा, हमारा सांस लेने का तरीका ठीक नहीं है जी, सांस के ऊपर ध्यान ही नहीं है, तो ऑक्सीजन लेवल्स की शरीर में कमी जी, तो उसकी वजह से टॉक्सिसिटी बढ़ रही है। और तीसरा, हमारे स्ट्रेस लेवल, जो हमें पता भी नहीं है कि हमने कितने क्रिएट कर रखे हैं। बिल्कुल। तो इन तीनों चीजों को अगर हम संभाले रहे, बल्कि जो ज्ञान चेतना के सेशंस करते हैं जी, उसमें हम इन तीनों चीजों की बात करते हैं। तो आपने जैसा कहा कि चींटी तो हम महसूस करते हैं और रक्त को नहीं महसूस करते, ये अपने आप में भी एक बीमारी है मुझे लगता है जी, है ना? बिल्कुल। मतलब बाहर के बारे में तो सब कुछ जाना है, अमेरिका में क्या हो रहा है, लंदन में क्या हो रहा है, किसी फिल्म एक्टर की लाइफ में क्या हो रहा है जी, लेकिन मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या बात? मेरे अंदर क्या होता है, उसके लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं जी। तो उसके लिए अगर हम टाइम देंगे तो हमारी जिंदगी ज्यादा सुरुचिपूर्ण और ज्यादा संपूर्णता से जी पाएंगे, सरल और सुगम हो जाएगी जी। आपका तो अपना अनुभव है कि जो हम विचार करते हैं उसी तरह से हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो उस तरह से कार्य करती हैं और उसी हिसाब से हमारा स्वास्थ्य बनता है। तो बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है जी। हमारे यहाँ भारत में तो योग की जो साइंस है उसने बहुत पहले इसकी बात की थी जी, लेकिन आजकल जो वेस्टर्न साइंटिस्ट हैं उन्होंने भी प्रूव कर दिया जी कि हमारे जो स्ट्रेस लेवल्स हैं जी, जो हम नेगेटिविटी क्रिएट करके रखते हैं दिमाग में अपने जी, तो उस समय पे हमारे शरीर में एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है जी। तो हमारा दिमाग पूरे शरीर को ये बोल देता है कि इस समय पे इमरजेंसी है और मुझे बहुत एनर्जी क्रिएट करनी है। तो शरीर में बहुत एनर्जी क्रिएट होती है और जब ये एनर्जी क्रिएट हो रही होती है जी, तो शरीर के जो बाकी ऑर्गन्स हैं जी, या सिस्टम्स हैं, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे, एक प्रॉब्लम है। दूसरी, ये जो इतनी एनर्जी क्रिएट हुई जी, इसका हमने कुछ इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल, तो ये टॉक्सिसिटी में बदल जाएगी बिल्कुल। तो हमने दो तरह से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाया, स्ट्रेस्ड आउट रह के, और यही जो टॉक्सिसिटी है फिर ये बीमारी थी। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और हमें लगता है हमारे श्रोताओं के लिए ये बहुत ही मायने रखती है, हम सब के लिए बहुत मायने रखती है। बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन लगता है कि हमें यहीं विराम देना होगा रूबी जी, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उन तक बात ज़रूर पहुँचेगी कि हम अपने अंदर झांकने की कोशिश करें। रूबी जी, आपकी ये संघर्ष की कहानी, आपने उस चुनौती को एक सबक के तौर पर लिया और लोगों के लिए मिसाल कायम कर रही हैं, लोगों को इस तरह से संदेश दे रही हैं और उनकी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश कर रही हैं, और ख़ास तौर से कैंसर पेशेंट के लिए, कैंसर के साथ जो लोग जी रहे हैं उनके लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद रूबी जी। रेनू, क्योंकि हमारे संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर के जितने प्रोग्राम्स हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं हाँ, पेशेंट्स के लिए जी, तो जो भी लोग सुन रहे हैं मैं उनको ये भी अपील करना चाहती हूँ कि अगर वो किसी भी कैंसर पेशेंट को जानते हैं जी, तो जरूर हमसे कनेक्ट कराएं जी। तो हेल्पलाइन नंबर है 8691 जी 000 जी 800। एक बार फिर आप अब नंबर बता दें। 8691 000 800। चलिए रूबी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
रेनू जी, अभी जो आप लोग की बातें सुनी, तो रूबी जी ने जो एक बात कही ना कि आप अपने अंदर झांक कर देखिए, तो वो वाकई में सबको करना चाहिए। इससे क्या होता है कि अब जब हम अपने अंदर ही देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, हम क्या अच्छा कर सकते हैं। हम पहले तो ऐसे नहीं थे, जो हमारी मानसिकता निगेटिव हो रही है या पॉजिटिव है, उन सबको बराबर आप समझ सकते हैं। तो अंदर झांके हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने जैसे ही थोड़ा सा इंटरव्यू सुना ना ये साक्षात्कार को, वैसे ही कुछ लोगों ने जो जो जिज्ञासाएं थी प्रश्न लिखकर भेजा। जैसे किसी ने लिखकर भेजा कि आप इनसे ज़रूर पूछें कि कैंसर की पहचान अगर किसी मनुष्य में हो जाती है और उसे पता चलता है कि वो एक असाधारण बीमारी है उसको, तब दवा के साथ साथ उस व्यक्ति को डॉक्टर या अपने स्वजन किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, कैसे हौसला कायम रखें, ये सब चीज़ें तो हमें लगता है। लेकिन मंजरी, ये सारी बातें सुनकर अब इनकी ये जिज्ञासा समाप्त हो गई होगी हमारे इस श्रोता भाई की। और वहीं एक मई से लिख रहे हैं हमारे श्रोता दोस्त, लिख रहे हैं कि अब ये भाई काफी इसका दायरा बढ़ गया है सखी सहेली कार्यक्रम का और हम लोग सुनते थे, अब भाग भी ले रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं फेसबुक के माध्यम से। मेरे विचार से मन में उत्पन्न ये अभिव्यक्ति है जिससे हम विभिन्न माध्यमों से प्रकट कर रहे हैं। जैसे मन में आया कि आज लिखना है तो हम लिखना शुरू कर देते हैं, जैसे मन में आया कि आज हमें सिनेमा जाना है, और जैसे मन में आया कि आज हमें अच्छा स्वादिष्ट मनपसंद भोजन करना है, आज मन में आया हमें पिकनिक पर जाना है। ऐसे ही मन में विभिन्न प्रकार के भाव जब उत्पन्न होते हैं और हम उन्हें क्रियान्वित करते हैं या अभिव्यक्त कर देते हैं तो ये विचार एक क्रियात्मक कदम की ओर बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत ही प्रेरणादायक बात लिखी है कि ये इनकी बातों से जब आप पढ़ रही थी तो बहुत सारे लोग सुनते हैं तो उनको मिलता ही है, मोटिवेशन मिलता ही है इस बात से। लेकिन मोटिवेशन की जब बात आई तो करियर की बात हम करने वाले हैं, लेकिन हमें लगता है उससे पहले एक अच्छा सा गीत सुनना है। बिल्कुल। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में
आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। आंखों ही आंखों में। भाई इशारा तो आंखों आंखों में हो जाता है, लेकिन जो जब हमें उपहार मिलता है तो उसमें जो चीजें होती हैं उसके लिए दिखावा बड़ा जरूरी होता है। बिल्कुल, और वो आंखों को भा भी जाती है क्योंकि जो उसकी पैकिंग होती है वो इतनी अच्छी होती है कि देख के लगता है कि अंदर का गिफ्ट तो हम रख लेते हैं, लेकिन पैकिंग को भी हटाने का मन नहीं करता। कभी कभी ऐसा भी होता है। तो और करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अच्छी पैकिंग? देखा जाए तो महिलाएं थोड़ी सी वो लालची भी होती है। इन्हें होती है, बिल्कुल खुल के कहो ये बात। भाई मंजरी तो लालची है, समझ में आ गया। बिल्कुल, क्योंकि कई बार मैं भी हूँ जी, और कई बार इतनी अच्छी पैकिंग होती है रेनू जी कि उसको हम लोग हटा ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल, दिल तो यही करता है कि इसको ऐसे ही बंद रखा जाए, लेकिन देखने वाले की उत्सुकता बढ़े, उसको और ललक बने, इसलिए अच्छी पैकेजिंग की जाती है। क्योंकि यूं ही आप अगर सिर्फ सादे से अखबार के कागज में, या वैसे भी अखबार के कागज में भी अच्छी सी पैकिंग हो सकती है, उसको थोड़ा सा अलग अलग आकार दिया जाए तो हो सकता है पोटली की तरफ बना दिया जाए, कुछ और किया जाए। लेकिन एकदम साधारण आपने ऐसे खुले पैकेट में दे दिया तो वो मजा नहीं आता है, लगता है आपने मन से नहीं दिया, बस खरीदा और चीज दे दी। बिल्कुल, और जो पैकेजिंग है वो हर व्यवसाय की एक जरूरत बन गई है। क्योंकि बिजनेस तभी चलता है कि जब आकर्षक चीजें आप सामने रखेंगे तो जो लेने जाते हैं ग्राहक वो उसी पर आकर्षित होते हैं, तभी वो चीज खरीदते हैं। बिल्कुल। और किसी भी चीज को नए रंग रूप में पैक करके लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए भी पैकिंग का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहता है। और जो पैकिंग का उद्योग है वो उनका बाजार जो है लगभग 65,000 करोड़ के ऊपर से भी अधिक हो चुका है। और इस फील्ड में उत्पादों को ध्यान में रखते हुए सही पैकिंग मटेरियल का चयन किया जाता है। हाँ, जैसे कि तुमने कहा ना कि खाने पीने का सामान ज्यादा दिन तक चले, वैसे ही जैसे कोई शीशे का सामान है तो वो टूटे नहीं, कुछ ऐसी पैकेजिंग, इसका भी ख्याल रखना पड़ता है। वहीं देखने में खूबसूरती तो है, लेकिन उसके साथ साथ इन सारी चीजों का भी ख्याल रखना पड़ता है कि उसमें कुछ गड़बड़ी ना आए, उसका आकार ना बदल जाए, कुछ परिवर्तन ना आ जाए। कोई दफ्ती की चीज है, कोई वैसी है जिसमें कि कहीं टीवी वगैरह आती है तो वो भी पैक कितने अच्छी तरह से होते हैं कि उनको कहीं से ले जाना आना तो दिक्कत नहीं हो। ये तो शीशे की बात हो गई, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सुंदर दिखना, सजावट की, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कागज की बनी है, कैसे जाए, कैसे सही सलामत जिस स्वरूप में बनाई गई है उसी स्वरूप में पहुंच जाए। बिल्कुल, ये सारी चीजों के लिए पैकेजिंग का बहुत महत्व होता है। बिल्कुल, और जो हमारे युवा वर्ग हैं वो भी इस करियर को अपना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसके लिए क्या करना है कि साइंस, इंजीनियरिंग या अन्य स्ट्रीम के छात्र 12वीं या ग्रेजुएशन में आपके अच्छे अंक आए हो तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और पैकेजिंग टेक्नोलॉजी या डिजाइनिंग में से संबंधित कोर्स जो फिलहाल देश के बहुत सारे संस्थानों में चलाए जा रहे हैं, वहां से आप इसको कर सकते हैं। और पीजी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के अलावा डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज का भी वहां पर संचालन किया जाता है, जिसे आप कर सकते हैं। हाँ, यानी कि आप इसमें उच्च स्तर की पढ़ाई कर सकते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स भी हैं। उसके साथ साथ आप डिस्टेंस लर्निंग भी कर सकते हैं, यानी दूर से घर में रहकर भी आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें कुछ कोर्स जो हैं जिनके बारे में बताना चाहेंगे मंजरी, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पैकेजिंग, ये 2 साल का कोर्स है। वहीं बीटेक इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी 4 वर्ष का कोर्स है ये, और डिप्लोमा इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी 3 साल का भी कोर्स है। बिल्कुल, और वहीं सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन पैकेजिंग 3 महीने का है। डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम इन पैकेजिंग 1.5 वर्ष का है, और डिस्टेंस कोर्स इन पैकेजिंग 3 महीने का है। और बहुत सारे अवसर हैं इसमें कि जैसे आप पैकेजिंग इंडस्ट्री का कार्यक्षेत्र, प्रोडक्शन है और कवर डिजाइनिंग वगैरह है, इन सब के बहुत सारे कोर्स हैं, इनको आप कर सकते हैं। और नेट के द्वारा आप इसके बारे में और भी डिटेल में जा सकते हैं, जानकारी प्राप्त और कर आप सकते हैं। जरा सा भी रचनात्मकता है तो इसको आप अपनाएं और सखी सहेली कार्यक्रम सुनते रहें। लेकिन आज घड़ी भाग रही है। तो रेणु चतुर्वेदी और मंजरी वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली।